हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनडब्ल्यूडी। आज हम 20 जून से बनने वाले करंट अफेयर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है लीड सर्टिफिकेशन। तो लीड क्या होता है? लीड स्टैंड फॉर लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। ठीक है, ये एक ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम है वर्ल्ड में। ये वर्चुअली हर टाइप्स ऑफ बिल्डिंग के लिए अवेलेबल होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये मेरी एक बिल्डिंग है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं चारों तरफ प्लांट्स लगे हुए हैं और ग्रीन दिख भी रहा है ये। और मुझे इसको सर्टिफाई कराना है लीड से, या मुझे अपना रेटिंग दिलवाना है, तो मुझे कैसे रेटिंग मिलेगी लीड से, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, तो लीड के जो भी ऑफिशियल्स हैं वो आएंगे और कुछ पैरामीटर्स पे मुझे पॉइंट्स देंगे। जैसे कि इंडोर एंड आउटडोर वाटर, अगर मैंने पोर्टेबल वाटर का रिडक्शन कर रखा होगा तो मुझे 12 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर मैंने घर में सोलर पैनल या विंड एनर्जी का यूज किया होगा ओवरऑल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए मेरे घर में, तो 31 पॉइंट्स मुझे मिलेंगे। और अगर मेरा जो साइट है वो सस्टेनेबल है, मतलब मैंने वहां पे रीस्टोर किया है हैबिटेट को या किसी तरीके से प्रोटेक्ट किया है, रेन वाटर मैनेजमेंट किया है, तो मुझे 12 पॉइंट्स मिलेंगे। मेरा जो साइट है या मेरा जो लोकेशन है वो एक्सेसिबल है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो 15 पॉइंट्स। अच्छा मटेरियल यूज किया है, जो इसने वेस्ट मैनेजमेंट हो या वेस्ट का रिडक्शन हो, तो 13 पॉइंट्स। जो मेरा इंडोर है बिल्डिंग का, उसका इन्वायरमेंट क्वालिटी अच्छा हो, कैसे जो मटेरियल मैंने यूज किया है फ्लोरिंग के लिए या वॉल्स के लिए वो लो इमिटिंग हो, और नेचुरली वेंटेड स्पेसेस हो, तो 16 पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर जो मेरा बिल्डिंग है ओवरऑल उसका इनोवेटिव है, वो खुद में बहुत ज्यादा उसका डिजाइन अच्छा है, तो उसके लिए मुझे 6 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को अगर मुझे जब मिलते हैं तो मुझे किस हिसाब का सर्टिफिकेशन मिलेगा उसको भी थोड़ा समझते हैं। अगर मेरा जो ओवरऑल स्कोर है वो 40 से 49 के बीच में है तो मैं सर्टिफाइड हूँ। ठीक है, और अगर मेरा 50 to 59 के बीच में है तो मैं लीड सिल्वर सर्टिफाइड हूँ। ठीक है, 60 to 79 के लिए गोल्ड है, और 80 प्लस पॉइंट्स के लिए प्लैटिनम है। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा पॉइंट उतनी अच्छी बिल्डिंग। अच्छा, ये न्यूज में क्यों रहा? ये न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि एक ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन इनक एक कंपनी है, उसने इंडिया को रैंक किया है फर्स्ट लीड में, सरपासिंग यूएसए एंड चाइना। ठीक है, तो इस वजह से ये न्यूज में आता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं अपने। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आईएनएस वजीर। आईएनएस वजीर क्या है? ये इंडियन नेवी का एक सबमरीन है जो 12 नवंबर को लॉन्च हुआ था और इसका सी ट्रायल स्टार्ट हुआ था 1 फरवरी 2022 को। ठीक है, ये ये कैसे कंस्ट्रक्टेड हुआ है? तो प्रोजेक्ट 75 के अंदर मैजागांव डॉक लिमिटेड जो है, मुंबई की ये कंपनी है, इसने इसको नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस के हेल्प से कंस्ट्रक्ट किया था। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ना सबमरीन को या ये जो हमारा प्रोजेक्ट 75 है इसको समझते हैं, फिर हम समझेंगे कि ये न्यूज में क्यों रहा। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल मॉडल है हमारा सबमरीन का जो वाटर के अंदर होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आगे टॉर्पेडो ट्यूब्स होते हैं। ठीक है, और ये एक पेरिस्कोप होता है। यहाँ पे पेरिस्कोप क्या होता है? एक रिफ्लेक्टिंग डिवाइस होती है जो बिल्कुल अंदर तक इस तरीके से रहेगी। यहाँ मिरर्स लगे होंगे तो ऊपर जो भी है अंदर में रहने वाले लोग देख सकते हैं। कम्युनिकेशन एंटीना होता है। ठीक है, और ये दो टाइप का होता है, एक डीजल पावर्ड होता है और दूसरा न्यूक्लियर पावर्ड होता है। अच्छा, डीजल पावर मतलब जो डीजल से चले, और न्यूक्लियर पावर मतलब इसके पास कुछ यूरेनियम जैसे सोर्स है जिसके थ्रू ये चल रहा है। ठीक है, अच्छा, इसमें दो कैटेगरी है, एक अटैक सबमरीन है और बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, और न्यूक्लियर में भी सेम अटैक सबमरीन एंड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। ठीक, सबमरीन का किस लिए यूज होता है? तो इसका यूज जो होता है वो है एंटी सरफेस वॉरफेयर, अगर सरफेस के ऊपर कोई वॉर चल रही है। एंटी सबमरीन, अगर सबमरीन में वॉर चल रही है, कोई लैंड अटैक है, कोई माइन वॉरफेयर है, स्पेशल ऑपरेशंस है, एंटी स्मगलिंग एक्टिविटीज है, या इंटेलिजेंस, तो इन सब चीजों के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, इसकी वर्किंग को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं हम कि सबमरीन कैसा होता है अंदर से। ठीक है, तो जैसा आप देख रहे हैं ये हमारा टॉर्पेडो ट्यूब है। ठीक है, यहाँ पे ये वेपन कंपार्टमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे वेपन्स या मिसाइल्स रखे रहते हैं। एंटी शिप मिसाइल्स, सी मिसाइल्स इस टॉर्पेडो ट्यूब्स के अंदर रहते हैं। ठीक है,
टॉर्पेडो ट्यूब बेसिकली जो शिगार शेप है ना आगे का, उसी को टॉर्पेडो ट्यूब बोल रहा है। ठीक है। अब दूसरा क्या है इसका, हम देखते हैं यहाँ पर, ये इसका कंपार्टमेंट होता है। उसके बाद ये कॉमन सेंटर होता है जहाँ सारी वर्किंग देखी जाती है। स्लीपिंग क्वार्टर्स होते हैं, किचन होते हैं, और ये होता है प्रोपल्यूशन चैम्बर। मतलब प्रोपल्यूशन का मतलब होता है इंजन। तो यहाँ पे मेन इंजन होता है। यहाँ पे टू डीजल इलेक्ट्रिक इंजन होते हैं, या कभी कभी एयर इंडिपेंडेंट इंजन भी होते हैं। एयर इंडिपेंडेंट इंजन मतलब जैसे कि ये डीजल बेस्ड है ना, अगर ये सबमरीन, तो क्या है कि डीजल को चलने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत जरूरी है। तो इसके लिए इसको बार बार सरफेस पे आना पड़ेगा ताकि वो एयर ले सके। लेकिन आजकल जो सबमरीन डिजाइन हो रहे हैं वो एयर इंडिपेंडेंट भी हो रहे हैं। ठीक है, मतलब 50 डेज तक ऑलमोस्ट विदाउट सरफेस पे आए हुए ये चल सकती है। इसके स्पेशल फीचर्स को देखें तो हाई रेजोल्यूशन सोनार कैपेबिलिटी है इसमें। वॉर में अल्ट्रा मॉडर्न मैनेजमेंट वेपन्स इसमें लगाए गए हैं। टैक्टिकल सर्विलियंस सिस्टम होता है इसमें। अकूस्टिक सेंटर्स हैं, मतलब कि ऐसा है कि मतलब अंदर की आवाज तो बाहर नहीं जाएगी, लेकिन बाहर की आवाज अंदर जरूर सुनाई दे सकती है। डाइविंग बेल भी होता है, मतलब नीचे में एक ऐसा रेस्क्यू व्हीकल लगाया जाता है कि इन केस अगर इस पूरे सबमरीन को ही उड़ाना पड़े तो इसमें जो ऑफिसर्स होते हैं वो निकल के जा सकते हैं। ठीक है। इसके परफॉर्मेंस को देखें तो 350 मीटर्स डेप्थ तक ये काम कर सकता है। और इसकी स्पीड अगर देखा जाए तो 37 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। और एंड्योरेंस इसका कितना है, 50 डेज तक, 50 दिन तक ये पानी के अंदर बहुत आराम से चल सकता है। ठीक है, ये हम स्कॉर्पियन सबमरीन्स के बारे में जान रहे हैं। अब हम थोड़ा समझते हैं प्रोजेक्ट 75 इंडिया क्या है। तो बेसिकली 1999 में क्या हुआ था, जो कैबिनेट कमिटी है इंडिया की, उसने एक 30 ईयर प्लान बनाया है, जिसमें उसने ये डिसाइड किया था कि हम 2030 तक 24 सबमरीन्स जो है उसको बना लेंगे। ठीक है, इंडिजीनियसली बिल्ड कर लेंगे। इसके लिए उसने किसकी हेल्प ली, स्पैनिश कंपनी नवंतिया। और टेक्नोलॉजी के लिए उसने एग्रीमेंट किया किससे, फ्रेंच नेवल ग्रुप से। ठीक है। और बेसिकली इसके सबमरीन्स को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया में कौन ले रहा है, मजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ऑफ मुंबई। ठीक। तो इसी फेज में जो ये हमारा 30 ईयर प्लान है, दो लाइन ऑफ प्रोडक्शन की बात की गई है। पहला फर्स्ट है P75, प्रोजेक्ट 75, और दूसरा है प्रोजेक्ट 75I, जिसमें ईच लाइन मतलब दोनों में 766 सबमरीन्स बनाई जाएगी। तो जो हम प्रोजेक्ट 75 पढ़ रहे हैं उसमें जितनी 6 सबमरीन्स जो है वो हम थोड़ा सा देखेंगे। तो पहली सबमरीन जो बनी थी वो थी INS कलवरी। ठीक है, ये प्रोजेक्ट 75 के अंदर ये 2015 में डिलीवर हो गई। दूसरी थी खंदेरी, 2009 में इसको 19 में इसको कमीशन कर दिया गया। करनस, इसको मार्च 2021 में कमीशन किया गया। INS वेला 2021 में इसको कमीशन किया गया। वगीर, जो हमारा अभी न्यूज में रहा है वजीर, ठीक है, ये 5th सबमरीन है और इसको 23 जनवरी 2023 को सबमरीन कमीशन कर दिया गया है। INS वसघीर जो है ये 6th सबमरीन है, अभी इसे कमीशन नहीं किया गया है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं न्यूज में ये क्यों रहा। ये न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि जो हमारा INS वजीर है, प्रोजेक्ट 75 के अंदर 6 सबमरीन की जो बात है उसमें 5th ये जो सबमरीन है, ठीक है, ये फुल्ली प्रिपेयर हो चुका है। और इस किस चीज के लिए, एक ऑपरेशनल ट्रिप को अंडरटेक करने के लिए कोलंबो फ्रॉम 19 जून टू 22 जून के लिए। तो इसीलिए ये न्यूज में रहा। और ये डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से या साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये है रीफ शार्क। ठीक, रीफ शार्क, रीफ जो वर्ड है ये कोरल रीफ से रिलेटेड है। ठीक है, और जो कोरल रीफ पे डिपेंडेंट शार्क्स है उसी को बोलते हैं रीफ शार्क्स। ये बिल्कुल ऐसे शार्क्स होते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये मेजर रोल प्ले करते हैं कैरेबियन रीफ कम्युनिटीज में। अच्छा, कैरेबियन कहाँ है, तो ये जैसा आप देख सकते हैं ये अपना नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। ठीक है, और नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के बीचों बीच ये जो पूरा एरिया है, इसी एरिया को हम कैरेबियन बोलते हैं। अगर हम यहाँ से ड्रॉ करें तो ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा एरिया है नीचे, ये है इक्वेटर। तो
तो ये हमारा ट्रॉपिकल जोन पड़ जाता है, जहाँ पे ये पूरा कैरेबियन आइलैंड है। और रेड से जो जितने भी एरियाज मार्क हैं ये हमारे रीफ्स हैं, कोरल रीफ्स जो यहाँ पे है, और यहीं पे ये जो शार्क्स हैं वो रहते हैं। ठीक है, तो अभी ये न्यूज में क्यों रहा इतना ज्यादा, न्यूज में रहने का क्या रीजन रहा इसके? इसलिए ये न्यूज में रहा क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये जो रीफ्स हैं, ठीक है, ये जो रीफ हैं ये डिसअपियर हो रहे हैं। ठीक है? अच्छा, क्यों डिसअपियर हो रहे हैं? क्योंकि पहले तो इनके जो मीट है उसका वैल्यू बहुत ज्यादा हाई वैल्यूड मीट है, इनके लेदर का, लिवर ऑयल का एंड फिश मील का, इसलिए ये ओवर फिशिंग और टारगेटिंग का शिकार हो रहे हैं। और दूसरा क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर कोरल रीफ। तो ये जो बेसिकली ये जो स्पीसीज है वो कोरल रीफ के प्रेडेटर है, मतलब ये कोरल रीफ को खाने वाले हैं और इसी से ये जिंदा रहते हैं। तो ये जो कोरल रीफ का डिग्रेडेशन एंड डिस्ट्रक्शन हो रहा है इसके वजह से इनका भी नंबर कम हो रहा है। हम थोड़ा सा कोरल रीफ को समझते हैं। अभी न्यूज में बहुत ज्यादा रहा है कोरल रीफ ब्लीचिंग। ये हम समझेंगे कि ये कोरल रीफ ब्लीच होता क्या है। सो ओरिजिनली क्या होता है, जो कोरल रीफ है वो एल्गी के साथ इस तरीके से एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं ये कोरल रीफ है और ये जो ग्रीन ग्रीन बॉडीज है ये एल्गी है। एल्गी का काम क्या है, ये फोटोसिंथेसिस करता है और फूड बना के देता है कोरल रीफ को, जिससे ये दोनों एक साथ में रहते हैं। और रहने का स्पेस इसको प्रोवाइड करता है कोरल रीफ। ठीक है, अब क्या होता है, स्ट्रेस्ड कोरल क्या होता है कि जब भी आप ओशियन के टेम्परेचर में चेंज कर दो, चाहे तो उसको बहुत गर्म कर दो ओशियन को, या बहुत ठंडा कर दो, या आप पॉल्यूट कर दो ओशियन को, या एक्सपोजर टू सनलाइट बहुत ज्यादा हो जाए, या एक्सट्रीम लो टाइड हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि ये जो एल्गी होते हैं ये अलग अलग हो जाते हैं कोरल रीफ से। ठीक है, अब ये सिम्बायोटिक रिलेशन टूट जाता है और जो कोरल्स हैं वो वल्नरेबल हो जाते हैं, मतलब इनके ब्लीच हो जाते हैं, ये वाइट कलर के हो जाते हैं, इनका ग्रीन कलर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इनको बीमारी पकड़ने की या इनके मरने की बहुत खतरा रहता है। तो चूंकि जो हमने पिछले स्लाइड में देखा कि ये जो हमारे शार्क्स हैं, ये शार्क जो है ये फुल्ली डिपेंडेंट है इन कोरल रीफ पे, यहीं पे ये रहते हैं। तो ये कोरल रीफ के खत्म होने से ये भी खत्म हो रहे हैं। न्यूज में आप देख सकते हैं कि जो 5 मोस्ट कॉमन स्पीसीज हैं उनका 73% डिक्लाइन हुआ है। कौन से ये 5 मोस्ट कॉमन स्पीसीज है? कैरेबियन रीफ शार्क, नर्स शार्क, ग्रे रीफ शार्क, ब्लैक स्ट्रिप शार्क एंड व्हाइट टिप रीफ शार्क, ये खत्म हो रहे हैं पूरे तरीके से। 73% डिक्लाइन हो चुका है। ठीक है, तो ये क्लाइमेट चेंज के व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जो है गांधी पीस प्राइज। ये क्या है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था 1995 पे, और अभी इसको इंस्टीट्यूट किया गया 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी पे, महात्मा गांधी जी के। ठीक है, एक तरह का ट्रिब्यूट है महात्मा गांधी को। ये जो है ये किसी भी पर्सन को दिया जा सकता है रिगार्डलेस ऑफ हिज नेशनैलिटी, रेस, लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड एंड जेंडर। ठीक है, अभी तक ये किसको किसको दिया गया है, तो सबसे पहले 2019 में सुल्तान कबूस बिन सैयद अल सैयद ओमान के हैं, इन्हें दिया गया है। एंड बंधु शेख मुजीबर रहमान 2020 में बांग्लादेश के हैं, उनको दिया गया। अच्छा, ये न्यूज में क्यों रहा? ये न्यूज में इसलिए रहा कि 2021 का जो गांधी पीस प्राइज है वो गीता प्रेस को दिया गया है गोरखपुर को। तो ये गीता प्रेस 1923 से स्टैब्लिश्ड है और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हिंदी रिलीजियस टेक्स्ट की। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज में रहा। हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है तपस अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अच्छा, ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल किसको बोलते हैं? तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ही, कल की क्लास में ये चीज समझाया था कि ये जो नाम है ये ड्रोन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आपने कल की न्यूज अगर देखी हो, मैंने डाला था उसमें, मैंने बताया था कि जो इंडिया है वो एक डील साइन करने जा रहा है यूएसए के साथ। ठीक है, ड्रोन से रिलेटेड। ठीक है, MQ-9 रीपर ड्रोन। सो उससे रिलेटेड ये न्यूज था, और आज ये सेकेंड न्यूज है ड्रोन से रिलेटेड, जिसमें ये बताया गया है कि इंडियन नेवी एंड DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ने मिलकर एक इंडिजीनियसली बिल्ट, ठीक है, तपस अनमैन्ड एरियल व्हीकल को बना लिया है।
अब ये जो व्हीकल है इसका नाम रियल है तपस BH-201। इसको फॉर्मली रुस्तम 2 भी रेफर किया जाता है। ये मीडियम एल्टीट्यूड की अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, ठीक है, और इसको मेनली सर्विलियंस के पर्पज से डिजाइन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, IFAD। अच्छा, ये क्या है IFAD, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। IFAD जो है वो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या स्पेशलाइज्ड एजेंसी आप कह सकते हैं, यूनाइटेड नेशन की। फॉर्मेशन ईयर है 1977 और इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली, ठीक है। अच्छा, ये न्यूज में क्यों रहा? ये न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि इसने रिकॉग्नाइज कर दिया है इंडिया को। किस लिए? उसकी इसने इंडिया ने जो रीन्यू एम्फेसिस किया था मिलेट्स पे, ठीक है, और दूसरा उसने एक्सपोर्ट जो किया था 1.8 मीट्रिक टन्स ऑफ व्हीट 18 कंट्रीज को, जो लास्ट ईयर फूड स्कैसिटी हुई थी, तो उसको लेके एक रिकॉग्निशन दिया है IFAD ने इंडिया को। अच्छा, हम थोड़ा सा मिलेट को समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है मिलेट को समझना, क्योंकि इंडिया ने एम्फेसिस किया है दिस ईयर मिलेट के ऊपर सबसे ज्यादा। क्यों? इसलिए क्योंकि जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन की, FAO, उसने डिक्लेयर किया है 2023 को एज एन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। किसके प्रपोजल पे? तो इंडिया के ही प्रपोजल पे इसको डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। अच्छा, इंडिया के ऐसे कौन कौन से रीजन्स है जो कि मेजर व्हीट प्रोड्यूसर है? तो अगर हम देखें तो सबसे पहले यूपी है, 20% ये मिलेट उगाती है। उसके बाद फिर है आंध्र प्रदेश, उसके बाद फिर राजस्थान 43%, हरियाणा 8%, मध्य प्रदेश 8% एंड गुजरात 10%, ठीक है। तो ये कुछ एरिया हैं जो मेजर मिलेट प्रोडक्शन के लिए। राजस्थान इसमें टॉप पर है, ठीक? और कंट्री वाइज अगर देखें तो इंडिया 20%, नाइजीरिया एंड चाइना, ये जो है ये मोर देन 55% मिलेट प्रोडक्शन में हेल्प मतलब काउंटेबल है, ठीक है, वर्ल्ड में। और अफ्रीका समहाउ ड्रामेटिकली अभी मिलेट प्रोडक्शन में बहुत इंक्रीज कर गया है। अब हम थोड़ा सा समझते हैं मेजर मिलेट्स क्या क्या है। तो वो है ज्वार, जिसको हम शोरगुम भी बोलते हैं, बाजरा जिसको हम पर्ल मिलेट बोलते हैं, रागी जिसको हम फिंगर मिलेट बोलते हैं, ठीक है। स्मॉल मिलेट्स की क्या क्या वेराइटीज है? तो कोडू, कुटकी, चेना एंड सनवा, ये है। इसका अर्लीस्ट एविडेंस क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन 3000 BC। और एंशियंट फूड ग्रेन्स या फर्स्ट प्लांट टू बी डोमेस्टिकेटेड फॉर फूड भी इसको बोला जाता है। क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशन नेसेसरी है इसके ग्रोथ के लिए? अगर हम देखें तो शॉर्ट ग्रोइंग सीजन, मतलब 70 से 100 दिन के अंदर ये हो जाता है, जबकि अगर आप पैडी या वीट का देखें तो 120 से 150 दिन चाहिए। लोअर वाटर रिक्वायरमेंट, वो बहुत कम पानी में ये उग सकता है, पुअर सॉइल में भी हो सकता है, और ये खरीफ क्रॉप है। बेसिकली क्या हुआ था ना, जब यूरोपियंस ने कॉलोनाइजेशन स्टार्ट किया तो उन्होंने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट लाया कैश क्रॉप्स का, ठीक। तो उसके वजह से क्या हुआ, ये जो मिलेट हमारे कोर्स ग्रेन है उसका ट्रेंड कम हो गया, क्योंकि लोग कैश क्रॉप्स की तरफ ज्यादा बढ़ गए, ठीक है। बट ये जो कोर्स ग्रेन्स होते हैं इनका न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि अगर हम समझे न्यूट्रिशनल वैल्यू में, तो ये रिच होते हैं क्या चीज में? प्रोटीन्स में, विटामिन में, मिनरल्स में एंड फाइबर्स में, ठीक है। तो ये न्यूट्रिशन के हिसाब से, क्योंकि आजकल हेल्थ डिजीज कितनी बढ़ गई है वो हम देख सकते हैं, तो इसको लेके ही इतना अवेयरनेस मिलेट को लेके चल रहा है। इंडिया में देखिए कि क्या इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के। तो इंडिया ने स्टार्ट किया था इंडियाज वेल्थ मिलेट्स फॉर हेल्थ, फिर मिलेट स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज भी हुआ था, हाइट MSP फॉर मिलेट्स। और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो है उसने तो डिक्लेयर कर दिया था 2018 में मिलेट्स को न्यूट्री सीरियल्स। तो ये थे स्टूडेंट्स आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर पसंद आया तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।